हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि बेटा आपको पता है, आज अभी कुछ समय पहले हमारे 12th क्लास ज्योग्राफी के बोर्ड का पेपर हुआ है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बोर्ड के पेपर में निशांत क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं उनमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वही हम आज आपके सामने, ये हमारे निशांत क्लासेस के पेपर हैं। इनमें से बोर्ड में हमारे 56 नंबर में से 48 नंबर का पेपर बोर्ड में मिला है। ठीक है, और आपके सामने हमने आपको बताए थे, आपने हमारे वीडियो भी डाउनलोड करे हैं, वीडियो देखे हैं, उनमें भी आपको पता होगा कि वास्तव में हमारे 48 नंबर के क्वेश्चन मिले हैं 56 नंबर में से। ठीक है, और मैं यही कहता हूं, हमारी निशांत क्लासेस के ज्योग्राफी के अलावा आज फिजिक्स का पेपर हुआ था, उसके भी बहुत अधिक अर्थात 90% तक क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में भी मिले हैं और आने वाले पेपर में भी हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज में से आते हैं। आप इनको हल कीजिए, आप अपने वीडियो को, सॉल्यूशनों को देखिए और आप अपने परसेंटेज में बढ़ोतरी कीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपके सामने 12th क्लास ज्योग्राफी का पेपर हल करने जा रहा हूं जो हमारे सामने है। ठीक है बेटा, ये देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा का आज पेपर हुआ था हमारा। इसका 3.25 घंटे का समय होता है, 3.25 घंटे का समय होता है। पूर्णांक 56 नंबर होते हैं, 56 नंबर का है। ये हमारे निर्देश है जो बच्चों को दिए जाते हैं कि आपको परीक्षा में किस तरह से क्या क्या ध्यान रखना होता है, किस तरह से क्वेश्चन लिखने होते हैं, उनके निर्देश है। चलो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। खंड अ, दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता था? तो बेटा हमारे को पता है यह निश्चयवाद। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? निश्चयवाद। इसमें व्यक्ति प्रकृति का दास होता था, प्रकृति जैसा बोलती थी मनुष्य वैसा ही किया करता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ठीक है, ये आप देखो, इसमें अगर हम देखें बेटा पेपर में, तो ये हमारे 10 तारीख के पेपर में हूबहू दिया हुआ है। हमने निशांत टेस्ट सीरीज का जो पेपर देखोगे आप 10 तारीख के पेपर में, ये हमारा आंसर, हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? संसाधन भूगोल। कौन सा है बेटा? संसाधन भूगोल। ये हमारे 10 तारीख के पेपर में से आया था। 10 दिसंबर का जो पेपर हुआ था टेस्ट सीरीज का, उसमें से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सार्वजनिक सेक्टर से अधिक निवेश। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सार्वजनिक सेक्टरों में अधिक निवेश किया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो आप, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मृत्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में होती है? अर्थात कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चतुर्थ किसमें होती है? चतुर्थ में। ठीक है ना, चतुर्थ अवस्था में निम्न मृत्यु दर और निम्न प्रजनन दर होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, चतुर्थ सेक्टर में आती है क्योंकि वो। अगला देखो बेटा, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है? ऐसी क्रिया जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर हो तो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। कौन सा होता है बेटा? प्राथमिक क्रिया, क्योंकि द्वितीय क्रिया तो विनिर्माण होता है, तृतीय क्रिया सेवा क्षेत्र का होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान में चला जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाएं।
अगला क्वेश्चन देखो, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है। कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है बेटा? साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन करना। साधारण औजारों के द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन करना कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से जाना जाता है? तो फेरी पतन के नाम से पैकेट स्टेशन पतन को जाना जाता है। कौन से पतन को जाना जाता है बेटा? पैकेट स्टेशन पतन को। इसका आंसर पैकेट स्टेशन पतन। अगला है गहन निर्वाह कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो गहन निर्वाह कृषि मानसून एशियाई क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है बेटा? मानसून एशियाई क्षेत्रों में। ठीक है ना। अगला देखो, कौन सा सही सुमेलित है? 10वां क्वेश्चन है हमारा आवासदा का, कौन सा सही सुमेलित है? रोपण कृषि में चाय तो आती है, कॉफी आती है, लेकिन गेहूं नहीं आता है। ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल किए जाते हैं, बिल्कुल राइट है ये। मिश्रित कृषि में चाय कॉफी के अलावा पशुपालन भी आता है, तो ये नहीं आएगी इसमें। इसमें गेहूं किया जाता है, चाय और खट्टे फल नहीं किए जाएंगे। स्थानांतरित कृषि में मेक्सिको में लदांग नहीं कहा जाता है, इसमें मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। तो यह आंसर भी इसका गलत हो गया। ठीक है, यह आंसर भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल इसका सही सुमेलित है। ठीक है ना। अगला देखो, अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है। अभी बताया था मैंने चतुर्थ क्रियाकलाप में, क्योंकि बेटा प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्र आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलाप शामिल है। अगला देखो, एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया में बेटा जापान, चीन और भारत, अर्थात आंसर एशिया में रेल मार्ग का सर्वोत्तम सघन घनत्व कहां पाया जाता है? जापान में, चीन में और भारत में। ठीक है। निम्न में से कौन से राज्य में 2011 से 2021 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम रही? न्यूनतम, निम्न मतलब बहुत कम रही, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? केरल में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई? ये भारत की पहली जनगणना पूछ रहा है, तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन होता भारत की संपूर्ण पहली जनगणना कब हुई, तो 1881 आंसर हो जाता, लेकिन उसने पूछा भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1872 में। आंसर ब। अगला क्वेश्चन देखो, नगरीय बस्तियों की विशेषता है। नगरीय बस्तियों की क्या विशेषता होती है बेटा? नगरीय बस्तियां विशाल आकृति की होती है या नहीं होती है? ठीक है, आकार में बड़ी होती है और प्रशासनिक कार्य में संलग्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाल आकृति होती है, विशाल आकार होता है और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। कौन सी बस्तियां? नगरीय बस्तियां होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा कि नागपुर योजना 20 वर्षीय योजना बनाई गई थी सबसे पहले सड़कों के रखरखाव के लिए। ठीक है ना, एक 20 वर्ष के लिए योजना बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था नागपुर परियोजना, सड़क से संबंधित है।
अगला, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है। तो कच्छ की खाड़ी हमें सबको पता है गुजरात के पास में अर्थात कांडला में। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? कांडला बंदरगाह स्थित है। ठीक है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो कौन सा प्रदूषण एक ही स्थान पर होता है बेटा? तो ये ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे मेजर के पेपर में था। ठीक है, ये वाला कब का, कौन सी तारीख को था बेटा? ये हमारा मेजर पेपर हुआ था 30 तारीख को, 30 जनवरी के पेपर में था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, एक और क्वेश्चन अभी निकला था थोड़ी देर पहले हमारा, ये रहा। ये क्वेश्चन हमारा था 10 तारीख के पेपर में था। ये क्वेश्चन कब था बेटा? 10/12/2025 के पेपर में दिया था हमने। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन मिले हुए हैं, कुछ का मेरे पास डिटेल है। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानव भूगोल की विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा का संबंध सामाजिक कल्याण से है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? कल्याण परक। क्या होगा इसका आंसर? मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। ठीक है ना? अगर कल्याण परक नहीं लिखे हम तो मानवतावादी। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका? या मानवतावादी। ठीक है, विकास का अर्थ रिक्त स्थान में क्या आएगा? गुणात्मक। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलते हैं बेटा? जनसंख्या वृद्धि। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। कृषि में फसलोत्पादन और पशुपालन दोनों समान महत्व दिया जाता है। कौन सी कृषि में? मिश्रित कृषि में। कौन सी कृषि में बेटा? मिश्रित कृषि में फलोत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकारों के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? सरकारों के अधीन होते हैं। ठीक है, रुड़की शिक्षा नगर का उदाहरण है। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज का पेपर में से है, बिल्कुल। ठीक है ना? नगर आर्थिक वृद्धि के नोड या केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड या केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि, ये भी टेस्ट सीरीज के पेपर में से था हमारा। ठीक है ना? पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कौन सी? पल्लीकृत बस्तियां। कौन सी बस्तियां हैं बेटा? पल्लीकृत बस्तियों के नाम से जाने जाते हैं। कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। बेवा नद, किसको बेटा? बेवा नद कयाल को। बेवा नद कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यह हमारा अब तीसरा क्वेश्चन आता है, अति लघुतात्मक प्रश्न। ठीक है ना? अति लघुतात्मक प्रश्न। एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर देना है।
मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए। ये भी टेस्ट सीरीज में से था हमारे। मानव विकास के किन्हीं दो उपागम, आय उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है ना? कौन कौन से बेटा? एक तो है आय उपागम और दूसरा है क्षमता उपागम। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि बेटा मानव विकास सूचकांक जो है यह किस आधार पर निर्धारण करता है मानव विकास का? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है ना? इसी पर यह समझ करके रह जाता है, इसलिए इसको अच्छा सूचकांक नहीं माना जाता। दहन कृषि क्या है? कृषि, दहन कृषि का मतलब होता है बेटा, स्थानांतरित कृषि में हमने पढ़ा था, ऐसी कृषि जिसमें वनस्पति को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। जिसमें वनस्पति को जलाकर कृषि के छोटे से भूभाग के लिए या छोटे टुकड़े के लिए कृषि भूमि तैयार की जाती है। वनस्पति को जलाया जाता है ताकि वहां पर कृषि कार्य किया जा सके, इसलिए इसको बोलते हैं दहन कृषि। हमारे इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है ना? अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए गए हैं? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए गए हैं? पनामा नहर में जलबंधक इसलिए बनाए गए हैं ताकि पानी के जहाज आसानी से आ और जा सके। जलबंधक क्या करते हैं? पानी के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है? तो जल स्तर बढ़ेगा तो पानी के जहाज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसलिए क्या बनाए गए हैं? पनामा नहर में जलबंधक बनाए गए हैं ताकि पानी के जहाज आ और जा सके आसानी से। ठीक है ना? जनसंख्या वृद्धि के दो घटकों के नाम, ये भी बोर्ड में था हमारे, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में से था, ये भी टेस्ट सीरीज में से था। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज में से थे। ठीक है बेटा? ये सारे क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज में था, ये टेस्ट सीरीज में था, ये भी है और ये भी है। ठीक है ना? अब 5 में से 4 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के थे हमारे ये। चलो आगे आप पढ़ते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि के दो घटकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक कौन कौन से होते हैं बेटा? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है? बेटा किसी भी देश की जनसंख्या के अध्ययन में जनघनत्व का महत्व होता है, क्योंकि ये संसाधनों का उपयोग करते हैं या नहीं करते, इनमें सरकारी योजनाओं का लाभ वो लेंगे या नहीं लेंगे। तो जनसंख्या घनत्व अगर बढ़ेगा तो वह व्यक्ति उन सब योजनाओं का लाभ लेंगे नहीं लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे। जनसंख्या वृद्धि होगी उस क्षेत्र की। ठीक है ना? जैसे हम बात कर सकते हैं इसके लिए कि ये क्वेश्चन में हमारे उसमें से था। ठीक है? ये इससे जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो किसी देश में जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का यही महत्व होता है कि एक तो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण में वृद्धि होगी। ठीक है? सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाएगा। ठीक है? शहरीकरण का विकास होगा, ये सब इसमें आ जाएंगे जनघनत्व में। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट किस अयस्क के प्रकार हैं? लौह अयस्क के। ठीक है ना? लौह अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत में के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी टेस्ट सीरीज में से था हमारा, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है।
गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है? क्योंकि बेटा व्यक्ति क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में गांव से आते हैं और वह उद्योगों के आसपास के क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में अन्य स्थानों पर महंगी जगह होती है, वहां पर वो नहीं रह सकते, वहां पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या करते हैं, सस्ती जगह पर, कम जगह पर रहना पसंद करते हैं और वहीं पर निवास करना पसंद करते हैं। इसलिए गंदी बस्तियां बनने में प्रवास की भूमिका होती है, क्योंकि गांव से जब व्यक्ति आते हैं तो उनको जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होता, उनके पास रोजगार की सुरक्षा नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास कच्ची बस्तियों में निवास करना पसंद करते हैं ताकि वो वहां अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, इसलिए प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन, भूगोल की नवनिश्चयवाद विचारधारा को संक्षिप्त में समझाइए। तो भूगोल की नवनिश्चयवाद की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, नवनिश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर की योजना है। ग्रिफिथ टेलर ने इस परियोजना को प्रतिपादित किया था। इन्होंने रुको और जाओ का सिद्धांत दिया था, आपको याद हो। इन्होंने अपनी परियोजना को लाल, हरी और पीली रेड लाइट के माध्यम से दर्शाया था। इन्होंने कहा था, आपको पता है बेटा, कि प्रकृति हमारे से जैसा कहती है हम वैसा ना करें, हम उसको समझें, आगे बढ़ें, फिर उसको प्रयोग करें। ठीक है ना। तो ग्रिफिथ टेलर की परियोजना, इसमें नवनिश्चयवाद में हमारे को पूरा लिखना है। मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। नकारात्मक, मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पे कैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर मुक्त व्यापार होगा बेटा, तो विकसित जो देश हैं वह अपने आप निर्मित वस्तुओं को विकासशील देशों में बहुत कम दामों पर बेचेंगे। ऐसी स्थिति में विकासशील देश अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। वहां पर स्थापित होने वाले उद्योग आयातित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अगला, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के विश्व के व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग के रूप में विकसित होने का क्या कारणों की विश्लेषण कीजिए। बेटा, उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे व्यस्त मार्ग में से इसलिए है क्योंकि यह मार्ग उन नगरों से या उन क्षेत्रों को जोड़ता है जहां से व्यापारिक संबंध है। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व के व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग के रूप में विकसित होने के कारण क्या है, क्योंकि यह प्रमुख मार्ग है बेटा जो व्यापार के से संबंधित है। ठीक है। इसमें होने वाला जो व्यापार है वो विनिर्माण है, कृषि है। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, मुक्त व्यापार। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, ये सबसे व्यस्त मार्ग है। ठीक है ना। इसलिए अगला, जलवायु भी पर्यटक स्थल को विकसित करती है। कैसे बेटा, कोई भी व्यक्ति वहीं पर घूमना जाना पसंद करता है जहां की जलवायु सुहानी होती है। ठीक है ना, लाभदायक होती है। हम अगर आपसे कहा जाए गर्मी के मौसम में आपको रेगिस्तान में घूमने जाना है, तो हम जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो जलवायु पर्यटकों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां सुहानी जलवायु होती है वहां पर व्यक्ति या पर्यटक आकर्षित होते हैं। हम गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमना जाना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में हम मैदानी भागों में जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण सर्दी का मौसम हो जाता है। अत्यधिक बर्फ वाले क्षेत्रों में हम नहीं जाते क्योंकि वहां पे अधिक ठंड होती है, तो हमारे लिए असहनीय हो जाएगी। ठीक है। इसलिए अगला, सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा। अगर हम इसमें से बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से था, भूगोल नवनिश्चयवाद। ठीक है। इसके अलावा ये जलवायु वाला क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से है। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास हमारे टेस्ट सीरीज में से है। ठीक है ना। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है बेटा कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए
संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण को भी नुकसान न हो, पर्यावरण को भी क्या ना हो, नुकसान ना हो, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से है। 9वां क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के 3 कारण लिखिए। भारत में कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के बेटा 3 कारण है। अत्यधिक रसायनों का उपयोग, अत्यधिक सिंचाई और सीमांत कृषि। ठीक है ना, अगर हम 3 कारण लिखे तो, और बहुत सारे कारण है इसके। तो भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होने का कारण, ठीक है बेटा, इसमें हमने हमारे लिए रहने के लिए मकान बनाए या नहीं बनाए, एक कारण ये भी है। हम इसमें निवास करते हैं, कृषि क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उनको आवासीय कॉलोनी में बांटा जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई के कारण उसमें क्या होता है, लवणता की मात्रा बढ़ रही है। अत्यधिक रसायनों के उपयोग के कारण है, गहन उत्पादन के कारण है। ठीक है ना, तो ये कृषि निम्नीकरण के लिए मुख्य कारण है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के 2 महत्व लिखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बेटा, यह प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करता है, करता है या नहीं करता? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां तीव्र गति से संपन्न होती है। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन देखो बेटा, अवशिष्ट पदार्थों के सकारात्मक उपयोग बताइए। अवशिष्ट पदार्थों से के सकारात्मक उपयोग क्या है? अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा हम गैस बना सकते हैं, जिससे गैस से हम भोजन वगैरह पका सकते हैं या नहीं पका सकते। अवशिष्ट पदार्थों का ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। दूसरा, अवशिष्ट पदार्थों को का उपयोग खाद के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है। कूड़ा करकट को सड़ा गला करके उसका उपयोग खाद में किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये 2 सकारात्मक उपयोग हुए या नहीं हुए, ऊर्जा के रूप में और खाद के रूप में। अब अवशिष्ट पदार्थों के से ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जलाने के लिए जो लकड़ी उसकी निर्भरता भी कम हो जाएगी, तो वनों की कटाई भी रुकेगी, सकारात्मक ही ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में से था। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? ग्रामीण तथा नगरीय व्यापारिक केंद्रों की विशेषताएं बताइए। व्यापारिक केंद्र की बात करें बेटा, तो व्यापारिक केंद्र ऐसे क्षेत्र जहां से व्यापार को संपन्न किया जाता है, जहां से व्यापारिक गतिविधियां होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक केंद्र बोलते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय व्यापारिक केंद्रों की विशेषताएं बताइए। ग्रामीण और नगरीय व्यापारिक केंद्र की अलग अलग विशेषता होती है। ग्रामीण व्यापारिक केंद्र जो होते हैं वो स्थानीय स्तर की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से ही वस्तुओं का निर्माण करते नहीं करते। जबकि नगरीय व्यापारिक केंद्र की बात करें बेटा, तो नगरीय व्यापारिक केंद्र विश्व स्तरीय व्यापार के लिए जाने जाते हैं। इनमें बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, इसमें छोटे स्तर पर उत्पादन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डिटेल लिख सकते हैं। बाह्य स्रोतन क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यों को निपटाने हेतु बाह्य स्रोतन ही होता है, समझाइए। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है बेटा, जब बाहर से कोई कंपनियां आकर के अपने देश में स्थापित होती है तो वह कम दाम पर वस्तुओं का उत्पादन करती है। ठीक है ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यों का निपटान मुख्यतः बाह्य स्रोतन के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक मात्रा में पैसा निवेश करती है, और अत्यधिक मात्रा में पैसा निवेश करने के कारण क्या होगा? अधिक निवेश होगा तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। जब अधिक निवेश होगा तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, तो लाभ भी अधिक होगा या नहीं होगा? बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। ठीक है, तो इससे लाभ की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रौद्योगिकी विकास का भारत के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? समीक्षा कीजिए। प्रौद्योगिकी विकास
के द्वारा भारत के कृषि उत्पादन पर बेटा नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, दोनों प्रभाव पड़े हैं, ठीक है ना। अब प्रौद्योगिकी विकास के कारण क्या हुआ है कि प्रौद्योगिकी विकास के कारण कृषि क्षेत्र में लाभ ज्यादा हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि नई नई तकनीकों के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। बीज को बोने से लेकर के कटाई तक का काम हम किससे कर रहे हैं? मशीनों से कर रहे हैं। उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग हो रहा है, रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके कृषि उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़े? प्रौद्योगिकी के कारण कृषि का उत्पादन अधिक हुआ है या नहीं हुआ है? अधिक मात्रा में होने लगा है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। बेटा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए, जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ठीक है ना। हरित क्रांति योजना प्रारंभ की गई, इसके अंतर्गत अधिक उत्पादन देने वाले खाद्यान्नों का उपयोग किया जाने लगा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें बेटा हम तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है, केसीसी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। तो इन सब के माध्यम से कृषि उत्पादन क्या हुआ है? बढ़ा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, भारत में सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा का वर्णन कीजिए। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जैव ऊर्जा हमारे को अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होगी, ठीक है ना। सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा के बारे में हमने, ये नवीकरण संसाधन है, हम इनका उपयोग कितना भी कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा हम इसको विद्युत में परिवर्तित करते हैं या नहीं करते, और उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है। जैव ऊर्जा भी इसी तरह से बेटा अवशिष्टों को उपयोग करके इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। भारत में खनिज संसाधन के संरक्षण पर निबंध लिखिए। भारत में खनिज संसाधन, अगर बेटा खनिजों का लगातार उपयोग किया जाता रहेगा, अत्यधिक मात्रा में खनिजों का उपयोग किया जाएगा, तो आने वाले समय में खनिज संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी या नहीं होगी? इससे देश में अमीर और गरीब के मध्य अंतर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे ओजोन परत को नुकसान, भूमि का तापमान बढ़ना, भूमि निम्नीकरण, ठीक है। और अधिक मात्रा में खनिजों को निकालने के कारण धरातल में खनिजों की कमी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये सब हमारे बोर्ड पेपर में से, हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में से क्वेश्चन मैं आपको तारीख सहित बता सकता हूं, या आप अपने वीडियो देख करके उसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कच्चे माल पर आधारित 4 उद्योगों का वर्णन कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को बेटा 2 भागों में बांटा जा सकता है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग के आप 2 उदाहरण ले लो और 2 खनिज आधारित उदाहरण के ले सकते हैं। जैसे रबड़ हो सकता है, रबड़ कच्चा माल है या नहीं? रबड़ उद्योग, चाय कॉफी उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब क्या है? कृषि आधारित है, कच्चा माल इनको मिलेगा तभी ये बनेंगे। इसी प्रकार लोहा प्रगलन उद्योग है, तांबा प्रगलन उद्योग है, या एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग है, ये भी कच्चा माल आधारित है क्योंकि इन्हें खनिजों से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो कोई से भी हमें 4 उद्योगों के बारे में हमें वर्णन करना है। अगला है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। इस आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी की 4 विशेषताएं लिखिए। तो बेटा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी है। इस आधार पर उद्योग प्रौद्योगिकी उद्योग की 4 विशेषताएं, बेटा नई नई तकनीक के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। उद्योगों में नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, नई नई प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, जिससे कम लागत में अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, ठीक है। तो उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण जो है वो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हुई या नहीं हुई? इससे क्या हो रहा है बेटा कि एक तो पहला,
उद्योगों के विकास में सहायक है। दूसरा, नई तकनीक के आने के कारण क्या हो रहा है बेटा, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। तीसरा, कम लागत में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। चौथा, उपभोक्ताओं को कम दाम पर कम दाम पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो 4 विशेषताएं हो गई हमारी। ठीक है ना। भारत में जल संरक्षण का महत्व, प्रबंधन, वर्षा जल को संग्रहित करने के उपाय पर प्रकाश डालिए। भारत में जल संरक्षण का महत्व, भारत में बेटा जल संरक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकांश भागों में गर्मी के समय या सूखे के समय जल की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए भारत में जल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। प्रबंधन, इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, जिसके माध्यम से जल का प्रबंधन किया जा सके। ठीक है। वर्षा जल को संग्रहित करने के उपाय, तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बेटा टाका है, जोड़ है, खड़ीन है, ठीक है ना, छत वर्षा जल संग्रहण है। इनमें से हमारे को किसी का भी वर्णन कर देंगे हम। 2 टॉपिक का वर्णन कर सकते हैं। भाई टाका है तो टाका भूमिगत टैंक होता है, इसमें छत से आने वाले जल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है। जोहड़ एक छोटा तालाब होता है जिसमें आसपास की भूमि से आने वाला जल एकत्रित होता है नहीं होता है। खड़ीन भी वही होती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें छत वर्षा जल संग्रहण, छत से आने वाला जल जो होता है बेटा एक टैंक में एकत्रित किया जाता है। वो टैंक कुओं से जुड़ा होता है। इसका जल का हम तो उपयोग कर सकते हैं। हमारे को कोई से भी 1-2 प्रकार लिखने, 2 वर्णन करने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जल समस्या क्या है। भारत में जल का पुनर्चक्रण तथा जल संभरण प्रबंधन की विवेचना कीजिए। जल समस्या क्या है, तो जल समस्या का मतलब बेटा कि हमारे पास जो पीने योग्य जल नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, अर्थात भारत में पीने योग्य या स्वच्छ जल की बहुत कमी है। क्यों है, क्योंकि हमारी नदियां अत्यधिक क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। ठीक है। और उनका जल हमारे लिए पीने योग्य नहीं रहा है, तो हमारे को जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत में जल का पुनर्चक्रण तथा जल संभरण प्रबंधन की विवेचना कीजिए। तो भारत में जल का पुनर्चक्रण अर्थात वर्षा के जल को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जल संभरण प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा बेटा अनेक योजनाएं चलाई गई है। हरियाली है, अरावली है, ठीक है, नीरू मीरू है, संसद है। ठीक है ना। तो ये सब परियोजनाएं जल संभरण के लिए चलाई गई है। इन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होना, पीने के लिए जल उपलब्ध होना है या नहीं है, उद्योगों को जल की उपलब्धि, ठीक है, स्वच्छ जल को बचाना, इसका ये उद्देश्य होता है। ठीक है। अगला देखो बेटा, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित कीजिए। तो आपने हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर देखे होंगे, इसमें से कोलंबो मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जब नक्शा बनाते हैं हम तो इस तरह से, तो इस जगह पे पर्थ पड़ेगा। ठीक है ना। हांगकांग की बात करें तो ये तो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। हांगकांग चीन सागर के उत्तर में है। ठीक है। या हम बोले चीन के पूर्वी तट पर है। ठीक है ना। ये एक प्रशासनिक नगर है हांगकांग। वैंकूवर कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना। वैंकूवर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कनाडा में। कोलंबो आप सब जानते हो कहां पर है, श्रीलंका में है। कोलंबो कहां है, श्रीलंका में है। ठीक है। बेल्लारी, दुर्ग, बेलाडीला, मयूरभंज। ठीक है ना। ये लौह अयस्क की खाने हैं। मयूरभंज उड़ीसा में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बेल्लारी कर्नाटक में। ठीक है ना। बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है बेटा। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है ना। मयूरभंज उड़ीसा के
पश्चिमी भाग में पड़ेगा, ठीक है ना। बेलाडीला छत्तीसगढ़ पूरा मैप इस तरह से है, तो यहाँ पर है, ठीक है ना। दुर्ग यहाँ पर है ऊपर, और बेल्लारी कर्नाटक के मैप में हम जाएंगे तो कर्नाटक के मैप में लगभग दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मैप आया था, और इसी के साथ हमारा मेजर पेपर मैंने आपको हल कराया है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे निशांत टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं, जो आप निशांत डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको हल करिए। हमारे साइंस के, एग्रीकल्चर के, 12th क्लास के, या हम बात करें आर्ट्स के, या 10th आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सबके क्वेश्चनों के पेपर आपको वीडियो फॉन्ट में मिले हुए हैं, वीडियो में मिले हुए हैं। आप इन्हें हल करो और अपने अंकों के प्रतिशत में बढ़ोतरी करो, अपनी प्रतिशत बढ़ाओ, अपने प्रतिशत अंकों को बढ़ाओ, ठीक है बेटा। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में से बहुत अधिक क्वेश्चन मिल रहे हैं, बोर्ड के पेपर में मिलने की संभावना भी बहुत अधिक है, ठीक है। अगर मैं अपने ज्योग्राफी के पेपर की बात करूं तो लगभग 56 में से 48 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमारे टेस्ट सीरीज में से थे। कितने में से? 56 में से, ठीक है। आज हमारे फिजिक्स का पेपर हुआ था, फिजिक्स में 90%, लगभग 90% पेपर हमारा टेस्ट सीरीज से मिला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर को हल करिए और अपनी परसेंटेज में बढ़ोतरी कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप निशांत डिजिटल से जुड़े रहेंगे और अपनी परसेंटेज को बढ़ाएंगे।